गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आप सभी को कल कहा था कि हम अपनी ये जो नई क्लासेस है हिस्ट्री की क्लासेस के साथ आप सभी को मिलेंगे। आज हम हिस्ट्री की पहली क्लास जो है क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10th क्लास की जो पहली हिस्ट्री क्लास है, पहले मैं आज की क्लास में आप सभी को इंट्रोडक्शन बताऊंगा पूरे चैप्टर की, पूरे हिस्ट्री की। उसके बाद हम एक चैप्टर के PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम कल से आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और पूरे 10th के सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्लास 10th का जो है इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं पूरे हिस्ट्री का, और चैप्टर 1 से आया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल का PYQ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो हिस्ट्री में आज हम क्लास 10th का जो है पढ़ने जा रहे हैं। आपको पूरे क्लास 10th में किन किन चैप्टरों को पढ़ना है, ठीक है? तो सुनेंगे। पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में नेशन कैसे बने, यूरोप में कैसे कोई राष्ट्र बना, कोई नेशन कैसे फॉर्म हुआ। वहीं नेशनलिज्म इन इंडिया में आप पढ़ेंगे भारत में नेशनलिज्म की भावना लोगों में कैसे आई, आगे का भारत कैसे यूनिफाई हुआ बाद में। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ये क्लास 9th के चैप्टर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आपको इसका बैकग्राउंड में बताऊंगा, बैकग्राउंड की आपको जानकारी भी रहनी चाहिए ताकि आप चैप्टर 1 को बहुत आसानी से समझ सकें। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया हम क्लास 8 के मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा पढ़ते आए हैं शुरू से ही, जिसमें हम गांधी से लेके जितने भी और भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनकी कहानी पढ़ेंगे, उनके बारे में। उसके बाद हम चैप्टर 3 जो है हमारा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, आखिरकार दुनिया से हमारा कनेक्शन कैसे हुआ, दुनिया से हम जुड़े कैसे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि क्लास 10th में आपको जो 1.3 सेक्शन जो टॉपिक है, जहां आपका कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, वहीं तक आपके सिलेबस का हिस्सा है, वहीं तक आपको पढ़ना है, वही आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स में आ जाता है। अगला है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हालांकि ये प्रैक्टिकल का हिस्सा है। और अगर आप ओलंपियाड दे रहे हैं या कोई अदर्स एग्जाम्स जो आपके स्कूल्स में अलग अलग ओलंपियाड या एक्टिविटी के एग्जाम्स होते हैं, तो उसका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लास्ट चैप्टर आपका है जो 5वां है, प्रिंट कल्चर एंड अ मॉडर्न वर्ल्ड। भारत में प्रिंट कल्चर कैसे आया या दुनिया भर में प्रिंट कल्चर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और मॉडर्न वर्ल्ड में प्रिंटिंग का तरीका क्या है, आखिरकार प्रिंटिंग प्रेस कैसे आए, ये सारा पढ़ना है। मॉडर्न वर्ल्ड में आज दुनिया में है जिस तरह से प्रिंटिंग का स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, तो ये सारा पढ़ना है। आज मैं आपको चैप्टर 1 का जो है सबसे इंपॉर्टेंट PYQ बता देता हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि हर साल का क्वेश्चन है, हर साल ही नहीं, लगभग 2020 से आप देखेंगे तो लगातार ये सवाल आते रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े बड़े। इस साल 2026 के जो एग्जाम्स हुए उसका भी ये सवाल था, उसमें भी ये क्वेश्चन में था। ये लगभग आपको 2023-24 देख लो, 20-22 देख लो या 26 देख लो, ये सवाल ये चैप्टर 1 से आना ही रहता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से जान लें। तो ये सवाल ये है द राइज ऑफ नेशनल यूरोप चैप्टर 1 से PYQ का, व्हाट वर द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। कहने का मतलब है कि फ्रांस की आजादी को लेकर, फ्रेंच के फ्रीडम को लेकर जो लड़ाइयां लड़ी गई, स्ट्रगल किए गए, उसमें जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, लोगों के मन में ये कैसे भावना लाया कि हम सब एक देश के नागरिक हैं, हम सब एक हैं। क्योंकि अगर क्लास 9th का कुछ याद हो आप लोग को, तो हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ा था ना कि 3 कैटेगरी में बटे हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। आखिरकार बाद में फिर फ्रेंच पूरा फ्रांस एक कैसे हुआ, तो ये उन्होंने कैसे किया, ये रिवोल्यूशनरी जो थे, जो क्रांति करने लगे कि हमें डेमोक्रेटिक चाहिए, तो आखिरकार ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आया, उनके लोगों के मन में भावना कैसे क्रिएट हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल का लगभग ये क्वेश्चन रहता है, ये फिक्स है ये क्वेश्चन। तो ये आपके 3 या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस। तो देखिए आप इसके आंसर को क्या लिखेंगे। तो पहला देखिए, अगर आप सभी को कुछ याद हो या रिकॉल हो, नहीं तो आप यहां देखेंगे, मैंने लिखा है उस समय सबसे पहला जो स्लोगन उन्होंने दिया कि फ्रांस इज आवर फादरलैंड एंड वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और उन्हें वहां की भाषा में फ्रेंच में ला पैट्रिया और ले सिटियन का नाम दिया, जिसका मानना था
मतलब था यूनाइटेड कम्युनिटी विथ इक्वल राइट्स, यानी हम सब बराबर हैं। कहने का अर्थ है जैसे हम कैसे कहते हैं भारत माता, यानी इससे पता चलता है कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत जो है हम सब की माता है। वैसे ही उन्होंने फ्रांस को बोला कि फ्रांस जो है हमारा फादरलैंड है और हम उसके क्या है नागरिक हैं। तो यहाँ पे पहला सेंस डेवलप हुआ लोगों के अंदर कि सबको बोला है कि तुम सब जो है फ्रांस के लोग हो। तो पहला सेंस ये डेवलप है कि ला पैट्रिया या ला सिटीजन का नाम दिया है, यानी फ्रांस इज आवर फादरलैंड एंड वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। पहला पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स में ही आंसर लिखने, ये ध्यान देना है। तो पहला ये। दूसरा देखिए उन्होंने क्या किया, एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया, यानी तिरंगा झंडा, जैसे हमारे यहाँ 3 रंग का झंडा बना था ना, उन्होंने भी ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये ट्राई कलर फ्लैग। हमारे यहाँ भी जैसे भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था वैसे ही इन्होंने ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहता है कि उन्होंने जितने भी लोकल लैंग्वेजेस थे या डायलेक्ट्स थे या जितने भी रीजनल, मतलब होता है ना हर स्टेट का हर एरिया का अपना अपना लैंग्वेजेस होता है, लोकल रीजनल्स, ये सारे लैंग्वेजेस उन्होंने खत्म कर दिए। यहाँ लिखा है मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने एक भाषा बनाई नेशनल लैंग्वेज, जो कि सारे के पूरे फ्रांस में पूरे फ्रेंच में बोली जाएगी। सब एक भाषा बनाई जो था फ्रेंच लैंग्वेज, तो पूरे फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा। उसके बाद 3 पॉइंट्स के बाद आप 4th पॉइंट देखेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, न्यू नेशनल एंथम। किसी को याद हो तो उन्होंने एक नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया था, मर्सिलीज करके वो लोग गाते हुए जा रहे थे, आर्मीज वाले लड़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने एक न्यू नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया जो पूरे फ्रेंच में, आज हमारे भारत में भी देख सकते हो, चाहे साउथ में चल जाओ चाहे नॉर्थ में, नेशनल एंथम एक है, सारे लोग पूरा मिलकर गाते हैं एक साथ। तो वैसे उन्होंने नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 5th पॉइंट लिखेंगे स्टेट जनरल। याद है कुछ वो बताया गया था, क्लास 9 में पढ़ाया गया था, स्टेट जनरल जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट ये बांटा हुआ था कैटेगरी। स्टेट जनरल्स क्या किया, वो अब नहीं रहेगा, उसके जगह एक इलेक्टेड बॉडी होगी जिसका नाम होगा नेशनल असेंबली, यानी हम किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वो डिसाइड नेशनल असेंबली करेगी। पहले याद है लुई 16 के समय में फ्रांस में क्या था, स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, स्टेट जनरल सब मिलकर डिसाइड कर लेते थे तीनों ही। यहां पे बोला गया कि अब स्टेट जनरल नहीं रहेगा, अब सिर्फ कोई इलेक्टेड बॉडी होगी जो कि नेशनल असेंबली होगी। नेशनल असेंबली ही फ्रांस का सारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। तो यहां पे नेशनल असेंबली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद 6th पॉइंट आपका है कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पहले क्या था ना कि डिवाइडेड था कि कुछ जो है लोकल्स पीपल के पास, कुछ जो है सेकंड स्टेट जनरल के पास, कुछ राजा के पास। अब क्या किया गया कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया गया कि पूरी तरह से जो है सेंट्रलाइज करेगा कि नहीं, जो नेशनल असेंबली में जो चुने हुए लोग होंगे, इलेक्टेड लोग होंगे, वही सारा इंट्रोड्यूस करेंगे, वही सारा जो है फ्रेमवर्क तैयार करेंगे फ्रांस के लिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो चाहे कुछ भी बनाना हो। उसके बाद 7th पॉइंट देखेंगे कि फ्रेंच आर्मीज बनाई गई, फ्रेंच आर्मी बनाई गई थी, और उस आर्मी का बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है कि फ्रेंच आर्मी को काम दिया गया कि आप क्या करेंगे, स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन अदर यूरोपियन नेशन। फ्रांस में तो होगा ही होगा, आप पूरे यूरोप में जा जाके लोगों को बताएंगे कि नेशनलिज्म क्या है, आप क्या करेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे दूसरे यूरोपियन नेशंस में। ये फ्रांस की आर्मी, फ्रेंच की आर्मी को ये काम दिया गया। उसके बाद 8th पॉइंट देखिए, वेट और मेजर सिस्टम, यानी वजन और मापने का जो तरीका था, याद है आपको सभी जगह कि सब जगह मेजरमेंट करने के तरीके अलग अलग थे। कहीं पे जो है सेंटीमीटर का मतलब कुछ और था, मीटर का मतलब किसी और था, तो ये खत्म कर दिया, वेट का तरीका जो है सब खत्म कर दिया गया। बोला गया सब जगह का एक ही होगा, अगर आप 1 किलो यहाँ का मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे तो हर जगह का भी यही होगा मेजरमेंट। तो वो एक किया गया, यूनिफाई किया गया, सिंगल बनाया गया, यानी वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम यूनिफाई कर दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका पीवाई क्वेश्चन था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये पहले चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन था, हम इसमें पूरी कहानी और अच्छे से डिटेल्स में आप पढ़ेंगे। तो ये पीवाई क्यू के क्वेश्चन 8 पॉइंट्स मैंने बताए, इसमें से आपको कोई भी 5 पॉइंट्स आपको बस याद रहने चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन के आंसर आप दे सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास हमारी ओवर होती है, आगे हम इस क्लास को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।